नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की ओर से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत से धन निष्कासन के सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। इस विषय को दो भागों में बांटा गया है। आज की इस ई क्लास में हम धन निष्कासन के अर्थ, इसके कारण व भारत से कितनी मात्रा में धन का पलायन हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जबकि अगले भाग में हम इसके विभिन्न परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि धन निष्कासन का अर्थ क्या होता है, इसका अभिप्राय क्या होता है। जहाँ तक धन निष्कासन के अर्थ का संबंध है, राष्ट्रवादी विचारकों के अनुसार भारत की राष्ट्रीय संपत्ति अथवा कुल वार्षिक उत्पादन का एक बड़ा भाग इंग्लैंड को निर्यात किया जा रहा था, जिसके बदले में भारत को पर्याप्त मात्रा में आर्थिक अथवा भौतिक लाभ प्राप्त नहीं होता था। इसे ही धन निष्कासन अथवा आर्थिक निकास की संज्ञा दी गई। यदि कोई आपसे पूछे कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम भारत के संदर्भ में किसने किया था, तो हम याद रखेंगे दादा भाई नारोजी। आपको याद रखना है कि धन निष्कासन या संपत्ति का पलायन सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम दादा भाई नारोजी ने किया था, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नारोजी ने इस सिद्धांत का उल्लेख सर्वप्रथम मई 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने एक लेख इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया में प्रस्तुत किया था। उनका कहना था कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में भारत की संपदा को छीन रहा है तथा भारत में वसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग 1/4 भाग भारत से बाहर चला जा रहा है। उन्होंने इस सिद्धांत का विस्तृत विवरण अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भी किया। दादा भाई नारोजी ने धन निष्कासन को भारत का रक्त चूसने की संज्ञा दी तथा उन्होंने इसे अनिष्टों का अनिष्ट यानी कि ईवल ऑफ द ऑल ईवल कहा। दादा भाई नौरोजी के पश्चात कुछ अन्य राष्ट्रवादी विचारकों ने भी धन निष्कासन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। इनमें नाम आता है जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। उन्होंने अपनी पुस्तक ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स में धन निष्कासन की आलोचना की तथा उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि भारत की कुल राष्ट्रीय आय का 1/3 से अधिक भाग ब्रिटिश सरकार द्वारा छीना जा रहा है। रानाडे के अलावा R.C. दत्त, रमेश चंद्र दत्त ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी धन निकासी के सिद्धांत का वर्णन किया है। R.C. दत्त का ये कहना था कि यदि इंग्लैंड को प्रतिवर्ष स्वयं अपने राजस्व का आधा भाग खर्च करने के लिए जर्मनी, फ्रांस और रूस भेजना पड़े तो इंग्लैंड में वर्षों पूर्व ही अकाल पड़ गया होता। उन्होंने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ही धन निष्कासन के सिद्धांत को एक नवीन आयाम देते हुए इसे 3 चरणों में विभाजित किया। वाणिज्यवादी चरण, जो कि 1757 से 1813 तक था। औद्योगिक पूंजीवादी चरण 1813 से 1857 तक।
और औपनिवेशिक पूंजीवादी चरण 1857 के पश्चात। रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार ये तीनों चरण अलग अलग नहीं बल्कि एक ही प्रक्रिया के 3 चरण थे, जिसके अंतर्गत पहला चरण समाप्त होने से पहले दूसरे चरण के लिए अनुकूल आधार देता था। तो इस प्रकार दादा भाई नौरोजी, महादेव रानाडे, आर.सी. दत्त के अलावा भोलानाथ चंद्र, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, जी.वी. जोशी आदि राष्ट्रवादी नेताओं ने भी धन निष्कासन के सिद्धांत की घोर आलोचना की। जहाँ तक धन निष्कासन के सिद्धांत के विभिन्न तत्वों का प्रश्न है, हमें ध्यान रखना होगा कि यह कोई एक विशेष नीति के रूप में प्रारंभ नहीं हुआ, बल्कि जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश शासन सुदृढ़ होता गया, वैसे वैसे धन निष्कासन का स्वरूप और नीतियां भी परिवर्तित होती गई। यदि पॉइंटों के रूप में इसमें हम देखें तो पहला आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्सेदारों को लाभांश। कंपनी को भारत के विदेशी व्यापार का एकाधिकार मिलने के साथ ही भारत से लूट खसोट का युग प्रारंभ हो चुका था। रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है कि जब कंपनी का व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त हो गया, उसके बाद भी कंपनी के हिस्सेदारों को भारतीय राजस्व से लाभांश का भुगतान किया जाता रहा। इसके अलावा अंग्रेजों ने अनाधिकृत जहाज़ों की लूटपाट से भी अपनी पूंजी पर 87% की वार्षिक दर से लाभ कमाया। इन हिस्सेदारों को लाभांश के रूप में जो भुगतान किया जाता था, उससे एक बड़ा अंश धन के रूप में इंग्लैंड जाता था। फिर आता भू राजस्व की बढ़ती दरें। अंग्रेजों ने सरलतम तरीके से अधिकतम भू राजस्व प्राप्त करने के लिए भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की भू राजस्व नीतियों को अपनाया, जिसमें प्रमुख थी जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था। इन सभी भू राजस्व व्यवस्थाओं का उद्देश्य लगान को उच्चतम सीमा तक निश्चित कर भारत से अधिकतम धन संग्रहण करना था। फिर था सार्वजनिक ऋण पर ब्याज। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए कंपनी द्वारा अनेक युद्ध किए गए तथा भारत से बाहर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनेक युद्ध किए। इन युद्धों को व्यय के लिए कंपनी द्वारा इंग्लैंड सरकार से समय समय पर ऋण लिए गए तथा इन ऋणों पर भारी मात्रा में ब्याज की राशि कंपनी ने इंग्लैंड सरकार को प्रदान की, जिससे भारत के धन का प्रवाह इंग्लैंड की ओर हुआ। 1858 के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर इंग्लैंड सरकार का आधिपत्य स्थापित हो जाने पर भी कंपनी के ऊपर जो ऋण भार था वो भारत के नाम हो गया तथा कंपनी की देनदारी भारत सरकार को देनी पड़ी। फिर कंपनी में जो कर्मचारी काम करते थे वो सेवा मुक्त हो जाने के पश्चात इंग्लैंड चले जाते थे, जहाँ पर उन्हें पेंशन के रूप में भारी मात्रा में धन प्राप्त होता था। इस प्रकार सेवा मुक्त होने वाले अंग्रेज अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन के रूप में भी भारत से धन का एक बड़ा भाग जाता था। फिर लंदन प्रतिष्ठान का व्यय। लंदन में इंडिया हाउस ऑफिस बना हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का। उस इंडिया हाउस में जितने भी कर्मचारी थे उन कर्मचारियों के ऊपर व्यय होने वाला समस्त धन भारतीय राजस्व से वसूल किया जाता था।
इसके अलावा इंग्लैंड के सैन्य और असैन्य कार्यों से संबंधित वस्तुओं की खरीद भारत के बाजार में न करके लंदन के बाजार में किया जाता था, जिसे स्टोर परचेज कहा जाता था, ताकि लंदन के व्यापारियों को इससे लाभ पहुंचे। फिर भारत में जो संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन, उनका भी ब्रिटिश सरकार द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर दोहन किया गया, जिनमें आता है खनिजों से प्राप्त आय। छात्र ध्यान देंगे कि 1881 यानी 1881 के लगभग अंग्रेजों ने मैसूर की कोलार खान से सोना निकालना प्रारंभ किया था तथा 1917 तक लगभग 4.90 करोड़ पाउंड मूल्य का सोना निकाला गया। इसके अलावा सोने के अलावा चांदी, सीसा, तांबे की जो कई खनिजों की खदानें थी वो विदेशियों के हाथ में थी। नमक भी अंग्रेजों के राजस्व का एक प्रमुख साधन था। कोयला बड़ी मात्रा में विदेशों को भेजा जाता था। उत्तम किस्म की कोयला खानें यूरोपियन लोगों को आवंटित होती थी तथा उन्हें कोयला निर्यात करने के लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती थी। इस तरह भारत की खनिज संपदा का दोहन कर इंग्लैंड भारत का दोहरा शोषण कर रहा था। फिर वनों से आय, वनों से उत्पादित लकड़ी व अन्य सामग्री का भी अंग्रेजों ने पूरा फायदा उठाया तथा यह माना जाता है कि 1914 और 1915 में प्रति वर्ष लगभग 5.70 लाख पाउंड मूल्य की लकड़ी विदेश भेजी गई। फिर एक महत्वपूर्ण साधन आता है ब्रिटिश पूंजी का भारत में निवेश। अंग्रेजों ने ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करने के लिए कृषि के वाणिज्यकरण की नीति अपनाई। नील, कपास, चीनी का अधिक उत्पादन ब्रिटिश सरकार के विशेष प्रयासों का ही फल था। अंग्रेज पूंजीपतियों ने भारत के विभिन्न प्रांतों में भूमि खरीदकर चाय कॉफ़ी के बागान लगाए और नील की खेती शुरू करवाई। इस प्रकार भारत से कमाए हुए धन का ही भारत में जो पुनः निवेश किया गया वाणिज्य कृषि के रूप में, तो वह निवेश भारत से धन के निष्कासन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। फिर आता रेलवे नीति। रेलवे प्रणाली का विस्तार ब्रिटिश कालीन औद्योगिक साधनों की अभिवृद्धि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ। 1844 के लगभग रेलों के निर्माण को व्यापारिक और राजनीतिक हितों के लिए उचित ठहराया गया। भारत में रेलों का विकास करने के लिए गारंटी पद्धति का विकास किया गया, जिसके अंतर्गत इंग्लैंड की कंपनियों को भारत में रेलवे का विकास करने के लिए एक निश्चित धनराशि निवेश करने पर उन्हें निश्चित दर पर ब्याज देने की गारंटी दी गई। कहने का मतलब है कि यदि कोई ब्रिटिश पूंजीपति भारत में रेलवे में निवेश करता था, तो चाहे रेलवे को नुकसान हो, लेकिन उसे गारंटी के रूप में एक निश्चित दर पर ब्याज अवश्य मिलता था। फिर आता है मुद्रा विनिमय। इसमें याद रखेंगे कि ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना के बाद भारत में लगभग 994 प्रकार के विविध सिक्के प्रचलन में थे। 1835 में कानून द्वारा सोने की मोहरों को प्रमाणिक सिक्का नहीं माना गया तथा 26 जून 1893 के अधिनियम द्वारा लोगों की टकसालें बंद कर दी गई। भारतीय स्वर्ण कोष का विनियोग इंडिया ऑफिस के माध्यम से संचालित होता था तथा वहाँ पर दलाली के रूप में एक बड़ी रकम दी जाती थी। इससे यानी मुद्रा विनिमय के माध्यम से भी
भारत से धन का निष्कासन बड़े पैमाने पर हो रहा था। अब ये देखते हैं कि इस धन की निकासी की मात्रा कितनी थी। छात्र याद रखेंगे कि धन की निकासी के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं और इसमें एक रूपता का अभाव है तथा निश्चित धनराशि की मात्रा का निर्धारण करना भी कठिन है। मॉन्टगोमरी मार्टिन के अनुसार भारत से प्रतिवर्ष इंग्लैंड में 1838 तक जो धन गया वह 8 अरब 40 करोड़ पौंड या 84 अरब स्टर्लिंग के बराबर था। प्रोफेसर विलियम डिग्बी का अनुमान है कि 1757 से 1815 तक 1000 मिलियन पौंड की निकासी हुई, जबकि CN वकील के अनुसार 1834 से 1924 की अवधि में 394 मिलियन पौंड से 591 मिलियन पौंड के लगभग निकासी हुई। इनके अलावा मोटा मोटा अनुमान ये है भारतीय राष्ट्रवादी विचारकों के अनुसार कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति अथवा कुल वार्षिक उत्पादन का एक बड़ा भाग इंग्लैंड को निर्यातित हो रहा था, जो कि लगभग 1/3 भाग था। इस प्रकार भारत से धन की निकासी की मात्रा के संबंध में मतभेद पाया जाता है। इसमें समय अवधि और राशि दोनों में अंतर है। आज की ई क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इसके परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।